हेलो मेरे भाई, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग का आदर्श अकेडमी क्लासेज में। और चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, और सेट नंबर 29 है। सेट नंबर जो है 29 है टेस्ट का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। चलिए बताइए तो फटाफट आंसर, बिना समय देरी किए हुए किया जाए डिस्कशन इसका स्टार्ट। क्या मेरे भाई, क्योंकि स्टूडेंट के लिए जो है समय बहुत कीमती होता है मेरे भाई। और आप लोग जो है तैयारी एकदम अच्छे से एकदम मन से कीजिए, ठीक है। एनटीपीसी 2 के लिए एकदम तैयारी में लग जाइए और लक्ष्य 90 रखिए ही मेरे भाई। और रेगुलर अगर क्लास करते होंगे, मंडे टू फ्राइडे चलता है जो मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन, उसमें सेट बनाते होंगे मेरे भाई, तो देखते होंगे कि क्वेश्चन जब सेट बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन सारे जो है मिलता भी होगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन वही रहता है, प्रीवियस रहता है। पॉइंट भी लिखाते हैं लगभग जो है प्रीवियस ही रखते हैं, ताकि अधिक से अधिक आप लोग को प्रीवियस दिया जाए। तो इससे आप लोग को काफी अधिक फायदा करेगा। और लक्ष्य जो आपका एक वीडियो भी जारी किए थे कि लक्ष्य कितना रखना चाहिए CBT 2 के लिए और कैसे तैयारी किया जाए। अगर उसे नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को देख ले। आपको तैयारी करने का जो है थोड़ा सा जो है नए तरीके से थोड़ा टेक्निक अपनाना पड़ेगा। उसमें सारे बात बताए गए हैं, उससे आपका तैयारी जो है कम समय में जल्दी हो जाएगा। कहता है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। देखिए, भारत में जो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है यह प्रधानमंत्री को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। लिखिएगा, मंत्रिपरिषद के जिक्र अनुच्छेद 14 में है। एक मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। अगर मंत्रिपरिषद होता है, लेकिन अगर पूछे प्रधानमंत्री के पद की चर्चा की प्रधानमंत्री एक होगा तो यह अनुच्छेद 75 में, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 75 में बात करते हैं मंत्री का। तो लिखिएगा, मंत्री 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं मेरे भाई? मंत्री 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह का। एक होता है, लिखिए, कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। अगर आपसे पूछे कि मंत्री परिषद किसके प्रति मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो लिखिए, मंत्री परिषद जो है मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत रूप से आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो है यह दोनों मिलकर जो है मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किसके द्वारा या कौन मिलकर करता है, तो प्रधानमंत्री नोट कीजिए, और कौन हो जाएगा? कैबिनेट मंत्री। तो सारे पॉइंट अच्छे से आप नोट कर लीजिए। तो कहता है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या निकल गया मेरे भाई? प्रधानमंत्री। हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन तरंग से है मेरे भाई। अगर तरंग वाला भी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 जो है ऑलरेडी क्लास चला, उसका वीडियो ऑलरेडी जो है आपको मिल जाएगा, तो जाकर अपने लिस्ट में उसे देख ले। वहां से जो है आपका तरंग से क्वेश्चन लगभग जो है क्लियर हो जाएगा। कुछ उस पे जो है न्यूमेरिकल भी बताया तो उसमें और बचा भी हुआ है। कल आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का भी वीडियो डाले, प्रोजेक्टाइल मोशन भी जो है आसान देख लीजिए, उसे भी क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। और एनटीपीसी में देख क्वेश्चन उसे फिक्स है 100%, और ग्रुप डी में पूछेगा ही पूछेगा ना, का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए उसे देख ले। और न्यूमेरिकल भी कुछ बताया है, बना ले। कहता है यदि एक तरंग वेग की आवृत्ति बढ़ती है तो कहता है तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर तरंग की अगर आवृत्ति बढ़ती है ना, तो इस रिस्पेक्ट में क्या होगा? तरंगदैर्घ्य जो होता है वो घट जाता है। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है? घट जाता है। तरंगदैर्घ्य क्या होगा मेरे भाई? तरंगदैर्घ्य जो है घट जाता है। अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगा, अगर कहे आवृत्ति अधिक, तो नोट कीजिए तारत भी होगा अधिक। जब आवृत्ति अधिक का तरत अधिक, तो नोट कीजिए आवाज होगा पतली। कैसा निकलेगा?
पतली, इसी का कारण है कि स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली या सुरीली सुनाई देती है, या सुरीला अच्छा लगता है, चाहे बच्चों की आवाज तीखा होता है चाहे सुरीला होता है, यही कारण। सारे पॉइंट में ये सारे पॉइंट जो विशेष जो है बेसिक थ्योरी के साथ जो है तरंग में बताए हैं, सारे वहां पर आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहता है कि एक तरंग वेव की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तरंगदैर्घ्य मेरे भाई घट जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था, बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन है। बात करते हैं आदित्य के, तो नोट कीजिएगा, आदित्य जो है इसरो द्वारा 2019-20 में सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में जो अंतरिक्षयान जो है भेजा गया था। आदित्य क्या है, सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। बात करते हैं मंगलयान मार्स ऑर्बिटल मिशन, यह 2013 में जो है मंगलयान जो है मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। बात करते हैं GST-16, तो GSAT-16 जो है नोट कीजिएगा, यह एक संचार उपग्रह, क्या है मेरे भाई, संचार उपग्रह। अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन है, तो कुत्ते, उसका नाम क्या था, कुत्ते का नाम है लाइका, है ना, हो, कुत्ते का नाम क्या है, लाइका। तो सारे पॉइंट अच्छे से मेरे भाई नोट कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन था कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला जो पहला उपग्रह जो था वो कौन हो जाएगा, तो आपका आंसर तो हो जाएगा लूना 10। कौन हो जाएगा, लूना 10। और क्या बताए कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कुत्ते का नाम क्या हो जाएगा, लाइका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लूना 10। तो सारे पॉइंट जो है मेरे भाई नोट कर लीजिए, GST संचार उपग्रह है। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए बनाइए, तो चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, और क्वेश्चन मेरे भाई बनाइए आप लोग, ठीक है, कि 20 में 20 कितना नंबर आ रहा है, तब ना पता चलेगा कि मेरा तैयारी क्या है। और जो पॉइंट गलती होता है उस सारे पॉइंट को, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, क्योंकि जो गलती होता है उसे बार बार रिवीजन नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में भी वो फंसाएगा। चलिए, कहता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, CH4 होता है। मार्स गैस जो है वह धान के खेत से भी मार्स गैस जो है निकलता है, ठीक है। या चौर चाचर में जो है कभी कभी जो रात में बढ़ने लगता है आग के तरह, तो पहले आदमी कहता था क्या, टीकी, राक्षस का टीकी बढ़ता है क्या मेरे भाई, लेकिन वहां पर मीथेन गैस ही होता है, ठीक है, जो क्या होता है जैसे ही वातावरण में वो आता है नीचे से निकलता है खेतों वगैरह से, तो वह जो है जल उठता है, तो जलने लगता है, तो वह मीथेन होता है। बात करते हैं ग्राफीन, तो लिखिएगा यह कार्बन का अपरूप है, क्या है, कार्बन का अपरूप है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका, मीथेन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड तो लिखिए, CO2 को ठोस बर्फ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम में जो है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन रहते हैं, क्या। चलिए, कहता है कि दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, बनाइए तो, दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है। बात करते हैं हजरत बल मस्जिद, लिखिएगा इसमें, यह हजरत बल मस्जिद जो है वह जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में। नोट कीजिए, चोल मंदिर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण मंदिर, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, दाबुला का स्वर्ण मंदिर जो कहाँ अवस्थित है मेरे भाई, तो यह आपका है श्रीलंका में। कहाँ अवस्थित है, श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। और बौद्ध गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहता है विद्युत आवेश का मात्रक है, बताइए तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा। जूल की बात करें तो लिखिएगा कार्य प्लस ऊर्जा का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, जूल। हटर जो है वो किसकी मात्रक है, नोट कीजिए, आवृत्ति का है। अच्छा, रेडियन किसका है मेरे भाई, बताइए तो आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कूलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा।
यह है मेरे भाई ठोस कोण। ठोस कोण का मान क्या होता है, किससे मापते हैं, रेडियन से मापते हैं। और घन कोण पूछ देगा, घन कोण तो उसे मापते हैं रेडियन से। कैसे, घन कोण जो है वह रेडियन से मापते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो ठोस कोण को किससे मापते हैं, जैसे रेडियन हो जाता है। आवृत्ति का सही मतलब क्या, हर्ट्ज होता है। कार्य हो जाएगा क्या होगा, जूल होगा। अब इसका क्या हो गया, कूलाम हो जाएगा। और घन पूछ लेता कि घन कोण को तो होता है रेडियन, लेकिन विद्युत आवेश का मतलब हो गया आपका कूलाम। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए बनाइए तो मेरे भाई 7वां क्वेश्चन बनाइए। कहता है क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए देखिए, बात है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर आपसे पूछे, नोट कीजिएगा सारे पॉइंट, कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो था वह 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन प्लान आया था कि इसके तहत जो है भारत की आजादी जो है भारत का जो है किया जाएगा। ठीक है, तो 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, उसके नेक्स्ट पर लिखिए कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को इसे जो है पारित किया गया इटली के द्वारा। किसके द्वारा, इटली के द्वारा ब्रिटिश संसद में जो योजना था या माउंटबेटन योजना 347 को योजना आया और 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पास किया गया। उसके बाद लिखिएगा 18 जुलाई 1947 को जो है इसे जो है स्वीकार कर लिया गया और भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की जो है राष्ट्रों का जो है गठन हो गया। तो क्या कर रहे हैं कि प्रथम माउंटबेटन योजना 347 को 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद में जो है इटली के द्वारा पेश किया गया। 18 जुलाई को ये जो है स्वीकृत कर लिया गया और दो राष्ट्र का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान नए जो है 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माउंटबेटन हो जाएगा। बात करते हैं राजगोपालाचारी के, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है और अंतिम हुआ है राजगोपालाचारी। अच्छे से नोट कीजिएगा, दोनों खूब फंसाएगा मेरे भाई। प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय जैसे ही लगाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय तो वह हो जाएगा आपका राजगोपालाचारी। बात करते हैं कर्नवालिस का, तो लिखिए किधर है, ए में लिखिए। कर्नवालिस जो है यह समस्त जो शक्ति था, जिला का समस्त शक्ति जो है कलेक्टर के हाथों में सौंप देता है। अगर आपसे पूछे कि जिला का समस्त शक्ति किसके हाथों में सौंपता है, कलेक्टर के हाथों में सौंप देता है कर्नवालिस अपने शासनकाल में। और फौजदारी अदालत की व्यवस्था जो था वो फौजदारी अदालतों उसे समाप्त कर देता है। बात करते हैं इसका ब्लेजली का, तो लिखिए ब्लेजली जो है या शिशु प्रथा पर जो है शिशु बलि प्रथा पर जो है रोक लगाता है। कौन, ब्लेजली जो है वह शिशु बलि प्रथा पर रोक लगा देता है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए। चलिए आंसर हो गया आपका लॉर्ड माउंटबेटन। यह पॉइंट मेरे भाई नोट कीजिएगा, परीक्षा में खूब टपकता है। कब पास किया गया, जुलाई कब किया, कब विभाजन किया गया। लेकिन पाकिस्तान का मांग अगर पूछे तो लिखिएगा, सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, एक विभाजन हुआ कब, 18 जुलाई को 2 राष्ट्र बने। 4 जुलाई को जो है पेश किया, 18 जुलाई को स्वीकृत हुआ। 3 जून को माउंटबेटन योजना आया था, प्लान आया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है मेरे भाई। कहता है 8वां क्वेश्चन कहता है कि मोटापे को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक ना, तो देखिए मोटापे के मापने के लिए एक जो यंत्र है वह है BMI। BMI के द्वारा जो है मोटापे है उसको मापा जाता है। ग्लूकोमीटर क्या है, तो देखिए एक चिकित्सा जो है यंत्र है। ठीक है, एक चिकित्सा यंत्र है, BSI कुछ नहीं है। तो अब आंसर हो गया, मोटापे को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, BMI का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो है सारे बड़े भाई लगभग NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
कहता है राइटर्स कहाँ का समाचार एजेंसी है, बनाइए तो। बात करें फ्रांस का तो AFP जो है फ्रांस का। फिलिस्तीन की बात करें तो बाफा। चीन के पूछ ले तो लिखिए सिनीहुआ। मलेशिया का हो जाएगा बारनामा। क्या हो जाएगा? बारनामा। तो हो जाएगा राइटर्स कहाँ का है? यूके का है। राइटर्स समाचार एजेंसी पूछे तो कहाँ? यूके का। फिलिस्तीन का क्या हो जाएगा? बाफा हो जाएगा। फ्रांस का AFP होगा। और मलेशिया का क्या हो जाएगा? बारनामा। चीन की अगर पूछे तो नोट कीजिए, चीन की अगर पूछ ले कि इसमें से क्या है तो नोट कीजिए, चीन का क्या हो जाएगा? सिनीहुआ हो जाएगा चीन के। अगर इंडोनेशिया का पूछेगा तो नोट कीजिए, इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा मेरे भाई? अंतारा होगा। इंडोनेशिया का पूछे तो क्या होगा? अंतारा हो जाएगा। मलेशिया का बरनामा हो गया। रूस का पूछे तो नोट कीजिएगा, रूस का नोवोस्ती। रूस का क्या हो जाएगा? नोवोस्ती। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे भाई। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। पिछले बार NTPC में क्वेश्चन पूछा और लगभग लड़के का गलती हुए, क्योंकि मेरे भाई जनरली लोग जानता है कि जीव जंतु का खून कैसा होता है? लाल होता है क्या। लेकिन देखिए पूछा क्या कि ऑक्टोपस का खून कैसा होता है मेरे भाई। तो देखिए आप लोग बनाइए क्या होगा आंसर। तो बना लिए होंगे। ऑक्टोपस का खून जो होता है मेरे भाई कैसा होता है? नीला होता है। कहता है वर्तमान में हमारे उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का प्रयोग किसने किया था? चलिए बताइए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। कहता है कि वर्तमान में हमारे उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक प्रतीक जो है, रासायनिक जो प्रतीक का जो प्रयोग करते हैं, यह इसका किसने किया था? चलिए बताइए तो। बात करते हैं अर्थात ट्रांसलेटिव के बारे में। तो यह जो है प्राकृतिक सिद्धांत दिए इन्होंने और इसकी परिभाषा बताया। ठीक है, और इसके क्या किए? परिभाषा बताया। पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या और परिभाषा किसने बताया? तो बताए थे अर्थर टांसले। एजी टांसले कहा जाता है ये भी। तो अर्थर टांसले पूरा नाम। चार्ल्स डार्विन में लिखिएगा। विकासवाद का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। क्योंकि जीव का कैसे जो है विकास हुआ, सरल से जो है कठिन परिस्थितियों में गए। तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। और रासायनिक प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक जो है बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? बर्जीलियस ने। ठीक है, तो बर्जीलियस आंसर हो गया। मोसले की बात करें तो मोसले का जो परमाणु जो संख्या के आधार पर इन्होंने तत्वों को सजाया। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वह परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। और किसकी देन है? मोसले की देन है। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल था द्रव्यमान संख्या पर आधारित है मेरे भाई। और वह जो है मेंडलीव के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था जर्मन पत्रिका में 1869 ईस्वी में। तो क्या था क्वेश्चन कि वर्तमान में हमारे उपयोग में लाया जाने वाला जो रासायनिक प्रतीक, किसी भी तत्व का रासायनिक प्रतीक जो लिखते हैं वह किसकी देन है? तो वह बर्जीलियस का देन है। तो आंसर हो गया ए। कहता है कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का अर्थ क्या होता है? LAN। तो इसका अर्थ क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। या देखिए HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। लोकल एरिया नोट्स कुछ नहीं होता है। लोकल एरिया जो है नेटवर्क। आंसर क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक, और ये जो है HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। तो पूछ रहा था कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या मतलब होता है। अगर आपसे पूछे लिखिएगा कि डीबिंग क्या है, डीबिंग कौन सी प्रक्रिया है या डीबिंग क्या है, तो लिखिएगा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो त्रुटि का जो पता लगाया जाता है मेरे भाई, त्रुटि के पता लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। नोट कीजिएगा, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? डिबगिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि लाइट पेन क्या है, अगर आपसे पूछे कि लाइट पेन क्या है तो नोट कीजिएगा लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है। क्या है लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस। अगर पूछे MOS क्या है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। अगर पूछे कि MIOS क्या है तो लिखिएगा एक बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम है। ठीक है, MOS पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या है यह?
तो नोट कीजिएगा यह क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, MOIS। लाइपिन क्या हो गया, टेक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लाइट पेन होगा, लाइट पेन नहीं, लाइट पेन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का अर्थ क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को, लेकिन आधुनिक पूछ ले तो एलन ट्यूरिंग होगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। चलिए, इस बार पूछा भी क्वेश्चन, चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए बनाइए। तो कहता है किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। बात करें किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान का, तो लिखिएगा किश्तवाड़ जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में हो गया। ठीक है, पंचमढ़ी जो है नोट कीजिए MP में हो गया। पेरियार जो है वह केरल में। ठीक है, और तो बच गया कौन, केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में जो है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। कहते हैं मानव शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जो पुनः विकसित मतलब पुनः सृजित हो सकता है, विकास हो सकता है। तो यह आपका हो जाएगा जिगर, यानी इसे लीवर कहा जाता है। हिंदी शब्द जिगर, लेकिन अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। देखिए, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछ ले कि लीवर का भार कितना होता है, तो 1.5 से 2 kg जो है इसका वजन होता है। लीवर से नोट कीजिएगा, लीवर से जो है पित्त रक्त का स्राव होता है, लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है, तो नोट कीजिएगा पित्ताशय में। दोनों पर ध्यान रखिएगा। निकलता है मेरे भाई यकृत से, लेकिन लीवर से निकलता है, लेकिन जमा कहाँ होता है, तो वह पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ होता है जमा, पित्ताशय में। तो क्वेश्चन क्या था, मानव शरीर एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है वह है आपका जिगर यानी लीवर। कहता किस राजा ने पूर्व एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। नौसैनिक शक्ति के लिए जो है कौन सा राजा जो है प्रसिद्ध था, तो वह है राजेंद्र चोल। यह जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए जो है जाना जाता था। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, B। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए देखिए तो क्या कहता है 15 में, कहता है कि बर्लिन का दीवार कब ध्वस्त किया गया था। देखिए, तो बात करते हैं 1931 में। तो लिखे इसमें जो है भगत सिंह को फांसी दिया गया था। कब, 1931 में। 2010 में लिखे रुपया का जो चिन्ह जो इस प्रकार का जो था, यह 2010 में अपनाया गया, लागू किया गया। और यह जो है इसके क्वेश्चन दिया था D उदय कुमार। लिखिएगा D उदय कुमार। रुपया का जो नया जो रुपया का चिन्ह है 2010 में अपनाया गया, और इसे जो है चिन्ह जो है कौन दिया था, D उदय कुमार ने दिया था। बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में ध्वस्त किया गया। 2005 में लिखिएगा RTI सूचना का एक्ट जो है RTI किस वर्ष लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ। ठीक है, चलिए कहता है 16वां कि भारत के राष्ट्रपति को पद को शपथ कौन दिलाता है। तो जगह मेरे पास भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए एज चाहिए 35 वर्ष चाहिए क्या। अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो लिखिएगा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी जो आयु या तो 6 वर्ष पूरा कर ले या 65 वर्ष पूरा कर ले, ये पहले पूरा हो जाए, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं। चलिए 17 में कहता है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चलिए ऑप्शन मेरे भाई एकदम मस्त ऑप्शन है, बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या एकदम ईमानदारी से अच्छे से बनाइएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान पूछा है कि कहाँ है। चलिए बनाइए। तो चलिए बना लिए। देखिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी शोध संस्थान कहाँ आपका, झांसी में। अगर पूछे उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, तो लिखिएगा लखनऊ में। अगर पूछे कि उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, तो आपका लिखिए लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। चलिए नोट कीजिए। अगर पूछे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो लिखिए कानपुर में है।
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ? कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो यह है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान। कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में क्या है मेरे भाई? तो लखनऊ में क्या है बताइए? तो लखनऊ में क्या है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी क्या हो जाएगा? झांसी में। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो संस्थान वाला क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये टपकते हैं और ऑप्शन ऐसा देगा जैसे इसमें देखिए, इसमें सब मिलता जुलता हो जाएगा। लखनऊ होगा, कानपुर, दोनों में अधिकता जोर ज्यादा देगा मारने के लिए। लेकिन ये कहाँ है? झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान पूछ रहा है। तो चलिए नोट कर लीजिए। इसको जो है चारों को एक पॉइंट लीजिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं तब एक साथ जो है 4-5 क्वेश्चन लाते हैं, लिखा देते हैं, ताकि ये पूछेगा, ये पूछे तो हो सकता है अगला बार ये पूछ दे क्या। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए बनाइए। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? कहता है कि भारतीय नोट 200 रुपए पर किसका चित्र अंकित है? ठीक है, बनाइए। बात करते हैं हम्पी का रथ मंदिर जो है यह है 50 रुपये पर। ठीक है। लाल किला लिखिए, नयका जो 500 है उस पर चित्र अंकित किसका है? लाल किला का। आंसर हो जाएगा आपका सांची का स्तूप। मंगलयान का लिखिए, 2000 के रुपए जो है उस पर किसका चित्र अंकित है? मंगलयान का। ठीक है। तो हम्पी का रथ पर कितना? 50 रुपया। लाल किला किस पर? 500 रुपए के नोट पर जो नया बना है। सांची का स्तूप किस पर हो गया? 200 पर हो गया। और मंगलयान पर किसका कितना का है? 2000 रुपए का जो है नोट पर जो है मंगलयान का। चलिए 19 नंबर क्या कहता है? कहता है कि 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा मेरे भाई? फटाफट इसको बनाइए। तो 1 मिनट का समय देते हैं। चलिए बनाइए। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार जो मेरे भाई रिपीट हो चुका है। चलिए आपका 30 सेकंड का समय देते हैं, क्योंकि 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है। चलिए बनाइए। तो और उसी में एक त्रिभुज बनाए थे, त्रिभुज ध्यान में है ना मेरे भाई? बताए थे कि बस ये ध्यान में रखिएगा, आसानी से निकलेगा। चलिए बनाइए। तो चलिए आपका समय भी जो है लगभग खत्म हो गया। VIR यह त्रिभुज याद रखिएगा। ठीक है। VIR, V निकालने के लिए पूछेगा तो I इंटू R है, I पूछेगा तो V बटा R पूछेगा तो V बटा I। यह त्रिभुज याद रखिएगा, VIR। बस हो गया। अब देखिए किसका मान निकालना है मेरे भाई। अब बनाइए। तो जो आदमी से नहीं बन पाया होगा बनाइए। तो फॉर्मूला आपका मिल गया। इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? आई निकालने के लिए कह रहा है ना। प्रवाहित होने वाली धारा आई, तो बराबर क्या होगा? V बटा R हो जाएगा ना। इसमें कह रहा है धारा मतलब आई पूछ रहा था, आई बराबर था। आई को क्या कीजिए, यहाँ आई को मान लीजिए कि हम ढक देते हैं, आई को ढक देते हैं। तो जब आई को हम ढक देंगे तो क्या बचेगा? V बटा R बचेगा क्या? यानी धारा आई बराबर क्या हो गया? V बटा R। V का मान दिया हुआ है 140 और R का मान दिया हुआ है 10। 0 से गया 0 बोरा में, तो कितना आ जाएगा? 14 एम्पियर। आंसर है वो। चलिए बस इसको याद रखिएगा। त्रिभुज ना लीजिएगा, 2 भाग में बांट दीजिएगा। नीचे वाला में ऊपर V हो गया, I हो गया, R जो निकालने के लिए बस उसको ढक दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। बस फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, बस यह फिगर जो है याद रखिएगा। और फिगर एग्जाम में भी यह माइंड में सेट रहेगा। V ऊपर था, नीचे I को ए आधा भाग में R था, I निकालना है। I निकालना है मतलब क्या? V बटा R। ठीक है, दम याद आ जाएगा मेरे भाई। चलिए इसे नोट कीजिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो फटाफट। चलिए इसमें भी आपको चलिए 30 सेकंड का समय देते हैं, फटाफट बनाइए, क्योंकि आप कोशिश कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगभग कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं मेरे भाई। तो अब तो आप लोग से इतना पढ़ चुके हैं कि आप आसानी से बना सकते हैं। और यह तो मेरे भाई रिपीट क्वेश्चन है क्या? तो चलिए बनाइए। तो क्या कहता है? कहता है कोई वस्तु विरामा अवस्था से चलकर
जैसे ही विरामावस्था दे तो लिख लीजिए फट से बड़ u बराबर 0, क्योंकि u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, जिस वेग से वस्तु चलना शुरू करता है। ठीक है, कहता है 5 सेकेंड में, t दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, बस जो दिया फट से लिख लीजिए। कहता है कि 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, मतलब त्वरण दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ क्या रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है, यानी v पूछ रहा है। चलिए अब डेटा भी मालूम हो गया, बनाइए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फटाफट बनाइए। समय भी आपका 30 सेकेंड खत्म होने वाला है। चलिए समय खत्म होता है मेरे भाई। देखिए कह रहा है कि कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर, विरामावस्था जैसे ही कहेगा तो समझ जाए कि वस्तु जो है ना विरामावस्था चला, मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग हो गया मतलब 0, मतलब u क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया मेरे भाई। एकदम अच्छे से समझिए, एकदम आराम से। कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर कहता है 5 सेकेंड में, तो विरामावस्था u हो गया 0 आपका, 5 सेकेंड में तो समय हो गया 5 सेकेंड। कहता है त्वरण मतलब एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, मतलब त्वरण का मान हो गया। अब पूछ रहा है किसका, v का मान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस at। क्या होता है फॉर्मूला, बनाइए, अब हो जाएगा। अब तो आसानी से आप निकाल सकते हैं ना मेरे भाई। क्या v बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, u प्लस at हो गया। चलिए अब देखिए, अब तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, तो बन गया। तो u का मान 0 प्लस t, a का मान कितना हो जाएगा 2, t का मान 5, तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। बस आंसर, कुछ नहीं है मेरे भाई। न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं मेरे भाई, खाम आप परेशान रहते हैं, चाहे क्वेश्चन बच्चे जो छोड़ कर भागते हैं, कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रखिए, क्वेश्चन पढ़िए, बनाना सीखिए। ठीक है, और यह जो है एग्जाम तक आपका इतना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे टेस्ट के माध्यम से कि आपका न्यूमेरिकल एकदम बनेगा। जो व्यक्ति रेगुलर क्लास करते होंगे इसको तुरंत चुटकी में बना दिए होंगे, 30 सेकंड नहीं लगेगा। भी निकालना, जैसे क्वेश्चन पढ़िए और डाटा लिखना स्टार्ट कर, जैसे विरामावस्था लिख दीजिए, फट से बड़ी हो गया मतलब 0, 5 सेकेंड मतलब t हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, त्वरण उत्पन्न करता है मतलब त्वरण हो गया 2। इसका मतलब कि जब हमको v u मालूम है, इसका मतलब कि v बराबर u प्लस at होता है। इसका मतलब अंतिम वेग पूछ रहा है हमसे कि अंतिम वेग क्या होगा, बस नंबर बैठा दीजिए, u का मान 0 हो गया, बस at से गुना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। तो यह था मेरे भाई आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मिश्रण क्वेश्चन का डिस्कशन देखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।